नाज़रीन, आइए आज की शख्सियत की कुछ तस्वीरी झलकियाँ आपको पेश करता हूँ। ये जब यहाँ चीफ कमिश्नर मुल्तान थे तो उस वक्त की फ़ोटो है, और ये जब डिप्टी कमिश्नर 99 में थे तो ये उस वक्त इनकी मेरे साथ एक ट्रेनिंग की फ़ोटो है। और ये पिछले साल यहाँ मुल्तान में जब तशरीफ़ लाए तो तमाम ऑफिसर के साथ, और ये मेरे साथ इनकी एक फ़ोटो है। और ये मेरे चैम्बर के दोस्तों के साथ आतिफ और शाज़िफ के साथ है। और ये साइम साहब जिनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लाहौर में, उनके साथ ये आजकल टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं। तो ये एक फ़ोटो आखिर में मेरे साथ है। नाज़रीन, अकरम खान आज के प्रोग्राम अकरम खान के साथ हाजिर है। और मेरे दोस्तों, आपके साथ मैं चूंकि हमेशा ये बात शेयर करता हूं कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम के तहत आपकी मुलाकात इस धरती के और इस इलाके के लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊं, जिनका नाम तारीख याद रखती है और जिन्होंने न सिर्फ अदब में, शायरी में, सियासत में, लिखाई में, पढ़ाई में, सरकारी नौकरी में और दुनिया की जितने भी रंग हैं उनमें अपना कार्य नुमाया अंजाम दिए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊं। और आज इसी सिलसिले में मैं लाहौर आया हूं और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करवा रहा हूं जो बेसिकली बुनियादी तौर पर तो डॉक्टर हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर रिटायर हुए हैं। आजकल टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं और बेस करते हैं लाहौर में। तो आइए मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर सैयद जुल्करनैन तिरमिज़ी से करवाता हूं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ कमिश्नर के ओहदे से रिटायर हुए। तो मैं आज उनके दफ्तर में मौजूद हूं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अकरम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए और मेरे इंटरव्यू करने की आपने कोशिश की। तो मेरा ज़िंदगी का एक पहला मौका है कि मैं किसी को कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप तो एक बड़े मशराब किस्म के इंटरव्यूअर बन चुके हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि मेरा ये एक्सपोजर हो रहा है कैमरे के ऊपर। तो खान साहब, जैसे आपने फरमाया, मैंने MBBS किया था। आई डिड माई MBBS फ्रॉम कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर। 1983 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद 4 साल में तकरीबन डॉक्टर रहा, जिसमें से कुछ अरसा एज मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल जेल भावलपुर था और कुछ अरसा था BV हॉस्पिटल के अंदर, जो भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। फिर मैंने CSS कर लिया 1987 में। तो 88 में हमारा रिजल्ट आया, नहीं 86 में मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, 87 में रिजल्ट आया। तो हमारा बैच 87 का कहलाता है, विच इज़ 15th कॉमन। तो इनकम टैक्स में एलोकेशन हुई और इनकम टैक्स की सर्विस की मैंने टिल दी एंड, जो इवेंचुअली फिर जाके इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं मौला करीम की करम नवाजी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 21 तक पहुँचा और एंड आई रिटायर्ड एज चीफ कमिश्नर लास्ट टैक्स पेयर्स यूनिट हियर इन लाहौर। ठीक है जी। मुल्तान में तो चीफ कमिश्नर जी, मैं मुल्तान में भी रहा कुछ अर्से के लिए एज चीफ कमिश्नर, लेकिन वो दैट वाज ए शॉर्ट स्टिंट। एंजॉय मैंने बहुत किया मुल्तान वाली स्टिंट, बहुत ही अच्छा था वो वक्त। वहाँ पे मैं बल्कि पढ़ाता भी रहा साथ साथ सेल्स टैक्स, अपने ऑफिसर्स को, अपने ऑडिटर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड होते थे, अपने इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर्स भी इंक्लूडेड होते थे। तो सबको मैं लेक्चर बाकायदा देता रहा, चूँकि मेरा पढ़ाने का शौक़ सारी उम्र से ही है कि ऑल्दो आई वाज नेवर ए लेक्चरर, लेकिन मैं इधर हमारी इनकम टैक्स की जो एकेडमी है, अब जिसको पहले डॉट कहते थे अब IRS एकेडमी कहते हैं, नाम उसका स्टैट्यूट में चेंज हो गया। तो वहाँ पे मैं अभी भी रेगुलरली पढ़ाता हूँ। इस वक्त 49th STP है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको पढ़ाता हूँ। MCMC की क्लासेस आ जाती हैं तो वो अभी उनके 2 लेक्चर्स लेके हटा हूँ। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड आफ्टर रिटायरमेंट। मेरी रिटायरमेंट हुई जी 25 दिसंबर 2017 को, मैंने अटेंड माई 60th बर्थडे। तो वो उसके बाद से फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये सैयद साइम रज़ा ज़ैदी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके साथ मैं बैठता हूँ। तो वो अपना ऑफिस कोई नहीं बनाया, साइम साहब के साथ ही हूँ, उनकी असिस्टेंस करता हूँ। अपील वर्क सारा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही देखूँ। और जैसे आप जैसे दोस्त भाई वगैरह, कोई केस मुल्तान से आ गया, कोई भावलपुर से हो गया, तो वो भी डील करता हूँ। आज़ाद कश्मीर तक भी जाता हूँ, कभी कभार पेशावर भी एक आध केस में गया हूँ मैं। तो दैट्स अबाउट इट। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि आप डॉट में, जिसको IRS एकेडमी कहते हैं आजकल, उसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि आज और इससे पहले जो स्टूडेंट्स, जब आप स्टूडेंट होते थे डॉट के, अब आपने लोगों की दिलचस्पी पढ़ने में, लिखने में और उसको इस्तेमाल करने में कैसी देखी है?
खान साहब उसमें ना कुछ थोड़ा सा फ़र्क इस तरह से आ गया कि एक तो पहले हमारे वक्तों में सब्जेक्ट्स बहुत थोड़े थे, अब सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हो गए, पढ़ने के लिए मवाद अब ज़्यादा है। लेकिन मुझे अगर इजाज़त हो ये कहने की, शायद इतनी अच्छी बात नहीं है कि प्रोबेशनर्स का शौक़ पढ़ाई का उतना ही कम हो गया पहले की निस्बत। ठीक है, अब कुछ बच्चों के जहन में ये होता है कि जी हमने चूँकि CSS किया हुआ है और बाकी के जो CSS के जो ग्रुप्स के ऑफिसर्स हैं, दे आर रियली ऑफिसर्स, तो उनका काम नीचे से होके आता है और वो दे आर जस्ट साइनिंग मशीन्स। तो इनको चूँकि लेबर वर्क बड़ा करना पड़ता है, लेबोरियस जॉब है इनका कि जी ये प्रिपेयर भी खुद करना है, तैयार केस खुद करना है और फिर फाइनली ऑर्डर करना है अपना, तो वो लिहाजा थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं और हमारे वक्तों में शायद ऐसा नहीं था, अब तो बहुत सारे बच्चे फॉरेन क्वालिफाइड आ जाते हैं और जो फॉरेन क्वालिफाइड बच्चे आते हैं दे आर वेरी गुड। और उसके अलावा बहुत अच्छे भी हैं, कुछ नेचुरली हर जगह ही मिक्स्ड ब्रीड होती है, तो कुछ थोड़े से पढ़ाई में लोअर रैंक पे भी होंगे, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा काम करते हैं एज लॉन्ग एज दे आर प्रोबेशनर्स। फील्ड में जाके जी वो डॉक्टर साहब, वैसे आपने इतनी नौकरी की FBI में, तो आपने FBI की नौकरी में आप ऑफिसर के किरदार को कैसा पाया? यानी उसका एलिवेशन कितना अच्छा होता है जब वो एज ऑफिसर काम करता है? मैं फिर वही कहूँगा कि हर तरह के लोग हैं, सिर्फ कोई मैं उनको ये नहीं कह सकता कि जनाब के सारे ही ऑफिसर्स इस तरह के हैं। कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते हैं, लॉ पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, अपने जूनियर्स को भी गाइड करते हैं। कुछ लोगों का मकसद सिर्फ ज़िंदगी गुजारना होता है और इस किस्म के लोग हैं, हमारे महकमे में भी हैं। ठीक है, तो लेकिन बहुत बहुत अच्छा काम करने वाले ऑफिसर्स मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ मेरा 93 से ताल्लुक़ है और लकीली मैं आपका शागिर्द भी रहा हूँ, डॉट में आप पढ़ाते रहे हमें और मुल्तान में भी आप लेक्चर देने आया करते थे। फिर मैं आपका एज डिप्टी कमिश्नर आपका मातहत था 2012 में। तो आपकी ये जो आपका शौक़ है पढ़ाने का, ये कैसे आपको हुआ? ये तो जनाब मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये हमारा आबाई पेशा है। चूँकि देखें आले रसूल से मैं हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाज़ा है। तो ये हमारी मीरास है, ये इल्म हासिल करना और आगे डिसमिनेट करना, पढ़ाना, ये तो मैं समझता हूँ ये हम पे ऐन फ़र्ज़ ऐन है, अपने बुजुर्गों की तरफ से आया है, ये वदीयत हुआ है उनकी तरफ से कि आगे मैं कम्युनिकेट करूँ। मैं वो पुराने हुक्मा वगैरह जिस तरह मशहूर है कि जी वो अपना इल्म अपने सीने में रख के दफन हो जाते थे, मर जाते थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। आई डोंट डू लाइक दैट। मैं तो हर चीज़ खोल के बयान करता हूँ और पढ़ाने का शौक़ रखता हूँ। नाज़रीन, मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैं तमीम साहब के साथ कई दफ़ा ट्विटर्स में पेश होता रहा हूँ और मैं इनकी एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब अपने आर्गूमेंट्स लिखते हैं तो इतनी खूबसूरती के साथ एक मोती की तरह परोते हैं उस लड़ी में कि सुनने वाला जो जज उसमें अपने चैम्बर में बैठता है और जब हियरिंग कर रहा होता है तो मबहूत हो जाता है कि ये जो सर हमारे सामने पेश हुए हैं, ये कैसे हर लफ्ज की लफाजी को, उसकी मिथ को, उसके बैकग्राउंड को और उसकी एप्लीकेशन को किस तरह वाज़े कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई खुदा की एक सलाहियत होती है, खुदा की तरफ से दी हुई एक सलाहियत होती है जो आदमी अपने उसमें करता है। लेकिन मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनका नॉलेज न सिर्फ अप टू डेट होता है बल्कि उस अपने नॉलेज को इतना खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ आपको बात और बताता चलूँ कि मैंने तमीम साहब के आप सामने बैठा हूँ तो मैं इनको बात कर रहा हूँ कि मैंने जब भी इनको कोई एक ग्राउंड्स दिया है और मैंने जितनी इनपुट उनको दी है, इसके बाद उन्होंने उसको इतनी खूबसूरती के साथ, लॉ के साथ, साइटेशंस के साथ पेश किया कि मैंने आज तक इनके किसी केस को
वो माइनस में जाते नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है कि जब एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कोर्ट में, ये जब बात करते हैं तो इतनी इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ और इतनी साइटेशंस के साथ करते हैं कि हमेशा इनको रिलीफ मिला है। तो डॉक्टर साहब, मैं अब आता हूं, आप ये बताइए कि एफबीआर में आप कुछ दिलचस्प वाकया सुनाए कि आपकी सर्विस में कैसे कैसे लोगों से, कैसे कैसे केसेस के साथ वास्ता पड़ा, तो आप कैसे उनके साथ नबर्द आजमा हुए? हाँ, सब केसेस तो इस तरह काफ़ी हैं और मैं शायद ऑफ द कफ तो एकदम से ना सुना सकूं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ थोड़ा सा ना जी सच का फुकदान हो गया मुआशरे में। लोग आपके सामने आके सच बात नहीं बयान करते, वो हमेशा आपको हुडविंग करने की कोशिश करते हैं। और मैं चूँकि 5 साल तक कमिश्नर अपील्स भी रहा हूँ, मैंने अपीलों में भी देखा कि लोग किस तरह से आके आपको चक्कर देने की कोशिश करते हैं। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है, शायद किसी भी और ऑफिसर से ज़्यादा, केस लॉ, प्रेसिडेंट्स, जजमेंट्स पढ़ने का। तो वो मैं कई दफ़ा तो बच जाता था उनके उस ट्रैप में से, लेकिन कई दफ़ा उस ट्रैप में आई एम श्योर कि मैं फंसता भी होऊंगा, क्योंकि वो आपको इस तरह से मतलब चक्कर ही दे रहे होते हैं। मैं तो यही कहूँगा उसको हुडविंग करने की कोशिश। क्लाइंट चक्कर दे रहा होता है या जजेस चक्कर दे रहे होते हैं? नहीं, जजेस नहीं। अच्छा। मैं तो क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो लेकर आया केस, अपील अपनी लेकर आया है, तो वो उसमें बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं होती। अपनी क्लैरिटी के अलावा सर वो सही बात नहीं कर रहा होता, मतलब एक्चुअल फैक्ट कुछ और होता है और वो कुछ और बयान कर रहा है। वो अनलेस एंड अनटिल कि आपको उसका लॉ पता हो, केस लॉ पता हो और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप प्रॉपरली रिकॉर्ड देख के बात कर सकते हो, तो तब तक आप शायद सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये, और हमारे बहुत सारे ऑफिसर भी इस तरह ही हैं कि बगैर रिकॉर्ड देखे बस वो जिसको हम कहते हैं कि जी सिक्सर मार दिया, वो सिक्स लगा देते हैं। तो उसको फिर देखना, उसको फिर पकड़ना और ठीक करना चीज़ को। तो डॉक्टर साहब, मैं अब चूंकि एफबीआर की बातें हो रही हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप हमारे ऑफिसर्स की ग्रूमिंग के लिए आप एक मुख्तसर सा क्या आप उनको एक पैगाम देना चाहेंगे कि वो एक अच्छे ऑफिसर भी साबित हों, एसेट ऑफ द डिपार्टमेंट भी साबित हों और उनके केसेस जो हैं वो इन द लॉन्ग रन उनकी वर्थ जो है नजर आनी चाहिए? क्या उनको पढ़ना चाहिए, क्या उनको सीखना चाहिए, क्या उनको टाइम देना चाहिए, क्या आप इस बारे में क्या कहें? सर दोनों चीज़ें हैं जी, लॉ भी पढ़ें, लॉ के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, और साथ केस लॉ पढ़ें कि प्रेसिडेंट्स कि इस इशू के ऊपर क्या कहा, ट्राइब्यूनल ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, और अगर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है ना, असल तरीका तो यही है ना कि चीज़ की उसका पता चले कि जी ये लॉ था, असेसिंग ऑफिसर ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया, ट्राइब्यूनल ने ऐसे किया, और हाई कोर्ट में वो किस तरह से सस्टेन हुआ या किस तरह से रिवर्स हुआ, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर क्या इंटरप्रेट किया, उसको किस तरीके से उसको रखा। तो ये अगर पढ़ेंगे तो तभी फिर है कि जी प्रॉपर। चलिए डॉक्टर साहब, आप लाइट बातें करते हैं। आप बताइए कि आपको एफबीआर की नौकरी और वैसे डॉक्टर और अब कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं, तो किस शोबे में आपको ज्यादा मजा आया? मैं समझता हूँ जी कि चूंकि मेरा ये शौक है और हॉबी भी है यही पढ़ना लिखना, जो टैक्स लॉज हैं, इनकम टैक्स का भी, सेल्स टैक्स का भी, फेडरल एक्साइज का भी, जितने भी इंडियन रेवेन्यू के लॉज हैं, तो इनको पढ़ना मेरा शौक है, माई हॉबी। तो यही मेरा ओढ़ना बिछोना प्रैक्टिकली ये बन चुका है, तो आई एंजॉय डूइंग इट। और इसमें मेरी वाइफ ने बहुत ही सपोर्टिंग रोल प्ले किया। आई एम ग्रेटफुल टू मौला करीम फॉर हर कि वो मेरी ज़िंदगी में है। उन्होंने कभी मेरे इस शौक़ की राह में रुकावट नहीं डाली। मसलन मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे ये कहें कि जी आप अपने काम में लगे रहते हैं, सारा दिन लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, घर के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी, घर के अंदर भी आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो मुझे आप टाइम नहीं दे रहे, मुझे लेके चलें फलां जगह, ये है वो है वगैरह। कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो मुझे 1 दिन 2 दिन पहले कह देती हैं कि ये इस तरह की एक एक्टिविटी है, हाँ तो ये जहन में रखिए। तो वो मैं फिर उनको ऑब्वियसली उसका टाइम देता हूँ,
फिर उनके साथ जाना आना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी है। और हाँ साहब, आप शायद ये सुन के हैरान होंगे, ज़िंदगी में हमारी मैरिज को तो बहुत अरसा हो गया माशाल्लाह, ज़िंदगी में कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। वाह, मम्मी वो कैन यू बिलीव इट? मैं आज तक कि हमारी मैं लड़ाई आपको नहीं हुई। बहुत आपको तंग करता हूँ, लेकिन आपने कभी माइंड नहीं किया। ये आपकी वो बताती है कि आपकी हाँ, very आपकी contented, माशाल्लाह। आपका फैमिली के शुक्र साथ और अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों के साथ और कैसा और बर्ताव और है। और फैमिली मेरी छोटी सी है, एक बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह ने अपना करम फरमाया हम पे, एक बहुत ही खूबसूरत बेटी दी। लोग मुझे कहते हैं, पूछते हैं कि यार एक बेटी में तुम शाकिर हो। मैं कहा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी थी, ठीक है जी। तो हम उसी सुन्नत को लेके आगे चल रहे हैं जी। तो वो बेटी हमारी बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करने वाली है। हमारा दामाद भी बहुत ही प्यारा और बहुत प्यार करने वाला, मुझे बाबा ही कहता है वो, जिस तरह मेरी बेटी मुझे बाबा कहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो भी आप बाबा कहता तो है। नजर नहीं आ रहे सिवाय सफेद बालों के। आपकी गालों पे वही चमक है, आपकी शक्ल पे वही माशाल्लाह नहीं, वो बेटी जवानी की चूंकि रौनक नजर आ रही है। फादर की जगह ये डैडी या अब्बू की जगह उसने सारी उम्र मुझे बाबा कहा। तो वो दामाद भी, जिसको मैं अपना बेटा ही समझता हूँ और कहता हूँ, बेटा ही कहता हूँ उसको, वो भी मुझे बाबा ही कहता है। और मजे की बात ये है कि एक हमारा माशाल्लाह नवासा है, जमार हैदर, वो भी मुझे बाबा ही कहता है, क्योंकि उसकी अम्मा और उसके अब्बू मुझे नहीं, माशाल्लाह। बाबा कहते हैं, तो वो भी बाबा ही कहता है। मुझे 35 साल गुजर से मेरी आपके साथ रफाकत सही है। है, हाँ। रफाकत है, क्योंकि हमने इकट्ठे इसी महकमे में खासा काम किया है। तो आप माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे आज से मैंने 30-35 साल पहले देखा आपका था। उसने नजर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलते हैं जरा बहावलपुर। हाँ जी। बहावलपुर में आपने अर्ली एजुकेशन हासिल की, तो बहावलपुर को आपने कैसा पाया? क्योंकि मैं बहावलपुर की लाइफ से बड़ा मुतासर हूँ हाँ। कि बहावलपुर एक पाकिस्तान का ऐसा शहर है, अगर उसका कंपैरिजन लाहौर के साथ किया जाए तो आपको मेरे ख्याल में वो पूरे पाकिस्तान में लाहौर के बाद दूसरा शहर नजर आएगा, जिसमें महल भी हैं, पार्क भी हैं, एजुकेशन के लिहाज से ना सिर्फ वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि वहाँ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें आपको एक ऐसा पोटेंशियल नजर आता है जिससे आप आइंदा जिंदगी के लिए रहनुमाई दे सकते हैं। हाँ साहब, ऐसा हुआ कि मेरे अल्लाह बख्शे नाना हजूर थे सैयद हसनैन अहमद, वो बिफोर पार्टीशन भावलपुर में सेटल हो गए थे। ही वॉज एन इंजीनियर और पूरा रुड़की कॉलेज के ग्रेजुएट थे, इंडिया के जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज आप समझ लें फॉर ट्रेनिंग द इंजीनियर्स, ठीक है। तो वो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मुसलमान चीफ इंजीनियर भी हुए सैयद हसनैन अहमद। मेरी पैदाइश से पहले की उनकी डेथ है, 1950s अर्ली 50s में कहीं उनकी डेथ हो गई। ही वॉज चीफ इंजीनियर इन भावलपुर, और जो चीफ इंजीनियर ऑफिस है भावलपुर का, उसमें आज भी इनकम्बेंसी बोर्ड जो लगा हुआ है उसमें उनका नाम और उनकी फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं सैयद हसनैन अहमद के। उनकी वजह से फिर हम भावलपुर में गए, और ऑल्दो माई फादर वॉज ए PCS ऑफिसर और वो सर्विस में इधर उधर फिर रहे थे, लेकिन मैं 4 साल का था जब उनकी डेथ हो गई। ही वॉज पोस्टेड इन सियालकोट। तो हम अपने चचा के पास आ गए और भावलपुर में ही रहे। मेरी एजुकेशन फिर भावलपुर में ही स्टार्ट हुई। इनिशियल एजुकेशन जो प्राइमरी थी दैट वाज इन कॉन्वेंट स्कूल भावलपुर। फिर मैं आई वेंट टू सादिक पब्लिक स्कूल। सादिक पब्लिक स्कूल में बनाने में मेरे नाना हजूर की बहुत कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है जी। एज चीफ इंजीनियर ही ओवरसॉ दैट कंस्ट्रक्शन। और मैं उधर सादिक पब्लिक स्कूल से, उस जमाने में हम सीनियर कैम्ब्रिज कहते थे, ओ लेवल स्कूल। तो सीनियर कैम्ब्रिज में मैंने क्लास में अपनी में टॉप किया, फिर वहीं से इंटरमीडिएट किया, वहीं फिर भावलपुर में कायद आज़म मेडिकल कॉलेज से फिर ग्रेजुएशन किया एज MBBS डॉक्टर। तो 3-4 साल में फिर भावलपुर में ही डॉक्टर रहा। तो डॉक्टर साहब, अपने कुछ दोस्तों को याद करते हैं, कुछ जो भावलपुर के या जो अर्ली मुल्तान में आपके कुलीग रहे हैं, जी जी आप जी, उनके जी। नाम कोई बताना पसंद करेंगे? तो हाँ, क्यों नहीं। भावलपुर में इस वक्त चूंकि कम लोग रह गए हैं, ज़्यादातर वो शिफ्ट हो गए, दूसरे बड़े शहरों में आ गए। तो इस वक्त भावलपुर में जो डॉक्टर्स हैं उनमें एक तो डॉक्टर शाहिद मंजूर हैं, कर्नल मंजूर आलम साहब के साहबजादे।
वो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी हैं, इस वक्त भी किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उधर काम कर रहे डॉक्टर हैं। जावेद इकबाल भी होंगे, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब कौन से वाले जी? वो जो प्रिंसिपल रहे हैं। नहीं, प्रिंसिपल ही वाज नॉट माय क्लास फेलो। अच्छा। ही वाज नॉट माय क्लास फेलो, वो मेरे से शायद थोड़ा सा सीनियर या जूनियर होंगे। ही इज अ वेरी मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो लेकिन मेरा उनसे तारुफ नहीं है। और मेरा एक है डॉक्टर तारिक रहमानी, ठीक है जी, वो हैं बहावलपुर में, ही इज प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी। फिर एक प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, हमारे यूनियन के वो जनरल सेक्रेटरी भी होते थे, ठीक है जी। तो ये 3-4 डॉक्टर्स हैं अभी भावलपुर में जो हैं। तो मुल्तान में भी हैं एक दो डॉक्टर्स। जब मैं मुल्तान में पोस्टेड रहा एज चीफ कमिश्नर तो उनसे मुलाकात रहती थी। एफबीआर के ऑफिसर्स जो आपके कोलीग रहे हैं उनमें से कोई? सर मुल्तान में तो एफबीआर के कोलीग्स तो काफ़ी सारे हैं। डॉक्टर खलील सबसे पहले नाम स्प्रिंग करता है माइंड में, फिर उसके बाद ये हो गए ख्वाजा सलीम रजा आसिफ साहब। ख्वाजा सलीम रजा आसिफ साहब वाज द चीफ कमिश्नर जिनसे मैंने चार्ज लिया था एज चीफ कमिश्नर। और फिर जब मैं ट्रांसफर होकर लाहौर आया एज चीफ कमिश्नर LTU लाहौर, तो फिर मैं चार्ज उन्हीं को ही दे के आया था। मतलब वो मेरे से पहले भी चीफ थे, मेरे से बाद में वो चीफ थे। और बोदला साहब हैं, कासिम साहब तो खैर मेरे से सीनियर थे बहुत, 10th कॉमन के थे माशाल्लाह, एंड ही इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है। अभी लाहौर आए हुए थे तो बड़ी मुलाकात रही हमारी। एक दोस्त की महमूद असलम लीला के बेटे की शादी पे आए थे वो, तो बड़ा गपशप रही, हमारे घर भी तशरीफ लाए वो विद फैमिली। तो इस तरह से हैं। और जुबैर बिलाल हैं, ठीक है ना जी। तो बोदला साहब हो गए, तो अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे। मेरे यासिर हैं, यासिर इज ए वेरी गुड फ्रेंड, और डेली मेरा उनके साथ एक्सचेंज होता है। मैडम जाहिदा सरफराज वो आपकी शागिर्द भी रही हैं? मैडम जाहिदा मेरी डायरेक्ट शागिर्द नहीं रही, लेकिन जब मैं चीफ कमिश्नर था वहाँ पे तो उस वक्त ऑब्वियसली शी वाज एन एडिशनल कमिश्नर। और फिर वो माशाल्लाह अब कमिश्नर हो गई हैं, बल्कि कुछ दिनों के लिए तो शायद चीफ कमिश्नर का भी चार्ज रहा, एक महीने के लिए, तो मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने आपका कीमती टाइम किया। बहुत